ये कहानी है उन व्यापारियों की जो समंदर के रास्ते आए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो सिर्फ व्यापारी ही नहीं रहे, बल्कि वो तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के शासक बन बैठे। आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। ये तो एक पहेली है, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे व्यापार के इरादे से शुरू हुआ एक सफर आखिरकार गुलामी में तब्दील हो गया। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए जरा कल्पना करते हैं, वो किनारा, वो समंदर और उस समंदर में एक जहाज जो पहले कभी देखा नहीं गया। उसमें जो लोग हैं, उनकी भाषा, उनके कपड़े, सब कुछ बिल्कुल अलग है। और उनकी नजरें वो इस जमीन पर गड़ी हुई हैं, एक ऐसी धरती जिसे उस वक्त पूरी दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर यूरोप के लिए भारत इतना जरूरी था ही क्यों? ऐसी क्या बात थी जो उन्हें हजारों मील दूर से यहाँ खींच कर ले आई? और ये जो सोने की चिड़िया वाली बात है ना, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी। सच में भारत मसालों की खुशबू, शानदार रेशम, बेहतरीन कपास, सोना, चांदी, हीरे, इन सब से भरा हुआ था। उस समय की दुनिया की सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक। और यही बेशुमार दौलत यूरोप के लिए एक चुंबक का काम कर रही थी। अब देखिए, आज के ज़माने में तो ये चीज़ें बहुत आम लगती हैं, है ना? लेकिन ज़रा उस वक्त के यूरोप के बारे में सोचिए, जहाँ खाने का स्वाद बढ़ाने के तरीके बहुत कम थे, उसे ज़्यादा दिन तक ठीक रखने के तरीके नहीं थे। ऐसे में मसालों की कीमत सोने चांदी से भी कहीं ज़्यादा थी। ज़रा सोच कर देखिए, एक मुट्ठी काली मिर्च और उसकी कीमत सोने के बराबर। बस यही वजह थी कि यूरोप का हर देश भारत के साथ सीधा व्यापार करने का सपना देख रहा था। सबको पता था कि जो भी देश भारत तक पहुंच गया वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। यूरोप से भारत आने का कोई सीधा समुद्री रास्ता किसी को पता ही नहीं था। जो भी सामान आता था वो अरब व्यापारियों के जरिए आता था, और जाहिर है रास्ते में उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। पर फिर एक ऐसी यात्रा हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था वो शख्स, वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली नाविक। इसने अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर भारत तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक खोज थी जिसने दुनिया के व्यापार और ताकत के केंद्र को ही बदल डाला। तो जब वो कालीकट पहुंचा तो वहां के शासक ज़ैमोरिन ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हो? वास्को डी गामा का जवाब बड़ा सीधा और सरल था। उसने कहा, महाराज, हम पुर्तगाली हैं और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मसालों का व्यापार करने आए हैं। अब जैसे ही ये खबर यूरोप पहुंची कि पुर्तगाली भारत पहुंच गए हैं, तो पूरे यूरोप में खलबली मच गई। सबको समझ आ गया कि अरे, रास्ता तो मिल चुका है। अब सवाल ये नहीं था कि भारत कौन पहुंचेगा, सवाल ये था कि कौन कितनी जल्दी पहुंचेगा। और बस यहीं से एक होड़ सी शुरू हो गई। पुर्तगाली तो सबसे आगे थे। उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा करके अपना एक मजबूत अड्डा बना लिया। उनको देखकर डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। और फिर आखिरकार साल 1608 में इस रेस में एक नया खिलाड़ी उतरा, एक ऐसा खिलाड़ी जो सबसे अहम साबित होने वाला था, अंग्रेज। उनका पहला जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर आकर लगा। तो अब हमारी कहानी का फोकस इन अंग्रेजों पर आ जाता है। बात है साल 1599 की। लंदन में कुछ व्यापारी एक साथ बैठे और उन्होंने एक फैसला किया। फैसला ये था कि अगर सच में पैसा कमाना है तो भारत जाना ही पड़ेगा। और बस इसी फैसले से एक ऐसी कंपनी का जन्म हुआ जो आगे चलकर पूरा इतिहास बदलने वाली थी। इसका नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी। और देखिए, ये सिर्फ कुछ व्यापारियों का ग्रुप नहीं था, इससे इंग्लैंड की महारानी का पूरा सपोर्ट था। एक शाही फरमान था इनके पास, मतलब कि पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार यानी मोनोपोली सिर्फ इनके पास थी। तो मतलब ये शुरुआत से ही एक बहुत ताकतवर कंपनी थी। लेकिन एक मसला था, भारत में व्यापार करना इतना आसान भी नहीं था। उस वक्त भारत पर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य का राज था, और कंपनी को व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत लेनी जरूरी थी। तो साल 1608 में कंपनी का एक जहाज लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचा बादशाह जहांगीर के दरबार में। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, मुगलों का वो शानदार दरबार, और वहाँ एक विदेशी व्यापारी झुककर सिर्फ एक बात कह रहा है, जहाँ पना, हम सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। सुनने में तो ये बहुत ही साधारण सा वाक्य लगता है ना? लेकिन यही वो वाक्य था जिसे अंग्रेजों ने अगले 200 सालों तक भारत के हर राजा, हर नवाब के सामने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि देखिए, साम्राज्य हमेशा तलवार के दम पर नहीं बनते,
कभी-कभी वो व्यापार के भेष में बड़े धीरे से दबे पांव आते हैं। और ये जो वाक्य था ना, हम सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं, ये उनके असल इरादों पर एक पर्दा था। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये बदलाव हुआ कैसे। ये सिर्फ व्यापार वाली बात आखिर जमीन पर कब्जा करने और किले बनाने तक पहुंची कैसे। ये जो विस्तार हो रहा था ना, ये बड़ा सोचा समझा था। सबसे पहले 1615 में सूरत में पहली फैक्ट्री की इजाजत मिली। फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत के किनारों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। 1639 में मद्रास में किला बना डाला, 1668 में बॉम्बे उनके हाथ लग गया और 1690 तक कलकत्ता सत्ता का एक नया सेंटर बन गया। और समझने वाली बात यह है कि ये हर एक जगह सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट नहीं थी, ये असल में ताकत का एक नया गढ़ था। हाँ, तो अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये कंपनी अब सिर्फ सामान खरीद बेच नहीं रही थी, वो अब भारत की जमीन पर किले बना रही थी, अपनी फौज रख रही थी और धीरे धीरे बहुत चालाकी से यहाँ के राजनीति को समझ रही थी। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या थी? ये सब कुछ इतना धीरे धीरे हो रहा था कि ज्यादातर भारतीय शासकों ने इस खतरे पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगा अरे ये तो बस व्यापारी हैं, क्या ये कर लेंगे। लेकिन जब तक उन्हें असलियत का अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर होता क्या है जब मुनाफा कमाने के लिए बनी एक कंपनी देखते ही देखते उस देश के राजाओं से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। खैर, इस सवाल का जवाब भारत के इतिहास के अगले पन्नों में छिपा है।